अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TA एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी CTET प्रीवियस ईयर उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूं। मैं इस क्वेश्चन को CBSE बोर्ड के आंसर की के मुताबिक हल कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखेंगे, ज़रूर फ़ायदा होगा। आज का जो सबसे पहला सवाल है 130 नंबर, ये आपसे पूछ रहा है कौमी दरसियात के खाके 2005 NCF के मुताबिक तदरीस का मकसद ख़वानदगी के ज़रिए तजरीदी ख़यालात और इल्म की फराहमी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आप 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कीजिए कौन सा सही हो सकता है। तो क्वेश्चन को समझ लिए। कौमी दरसियात के खाके NCF, इसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसे कहते हैं हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। NCF को कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा के मुताबिक तदरीस का उद्देश्य ख़वानदगी के, खाने पढ़ना को कहते हैं ख़वानदगी यानी अधिगम के माध्यम से तजरीदी ख़यालात, तजरीद बोलते हैं मुजर्रद तजरीद, इससे पहले भी आया था, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी ऐसे विचार, ऐसे ख़यालात जिसको हम छू न सकें, सिर्फ महसूस करें। ठीक, उसे कहते हैं तजरीद, बोलते हैं तजरीदी, एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं। ठीक, ऐसे ख्यालात, ऐसे विचार को जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, ठीक सॉरी जिसे हम महसूस कर सकते हैं उसे कहते हैं तजरीदी ख्यालात। और इल्म की फराहमी, ठीक, यानी इल्म फराहम हो, यानी इल्म इसके माध्यम से हमको मिलता हो। बोल रहा है कि कौमी दरसियात के खाके NCF 5 के मुताबिक तदरीस का मकसद है कि इस तरह से बच्चों के अंदर पढ़ने की और विचार करने की और इल्म सीखने की मौके मिले, उसको मौका मिले। यानी ये जो ऑप्शन है ये नीचे का, ठीक, ख़वानदगी के ज़रिए, पढ़ने के ज़रिए तजरीदी ख़यालात उसके अंदर उभर कर आए और इल्म का फराहम, जो इल्म के मौके, उसको बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन मिले। तो NCF सबसे पहले हम समझें। ठीक, NCF 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। NCF के ये प्रोफेसर यशपाल थे। NCF का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय के देखरेख में किया गया था। मानव विकास संसाधन मंत्रालय को हम इंग्लिश में MHRD के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। ठीक, तो इसमें सबसे देखिए मादरी ज़ुबान है, नंबर 2 ऑप्शन है तीसरी ज़ुबान, नंबर 4 तीसरा ऑप्शन है क्लासिकल ज़ुबान, नंबर 4 ऑप्शन सानवी ज़ुबान। सानवी ज़ुबान कहते हैं दूसरी ज़ुबान, द्वितीय ज़ुबान, द्वितीय भाषा को, द्वितीय लैंग्वेज को हम सानवी ज़ुबान कहते हैं ये। ठीक, क्लासिकल कहते हैं पारंपरिक, शास्त्रीय, प्राचीन काल। ठीक है, क्लासिकल जो परंपरा से हमारे कोई ज़बान अगर आ रहा है तो उसको कहते हैं क्लासिकल ज़ुबान कहते हैं। ठीक, तो इसमें से किसके ज़रिए से बच्चों के अंदर हम इस तरह के पढ़ने के तरीक़े को हम विकास कर सकते हैं, उसके अंदर तजरीदी ख्यालात पैदा हो सकता है और इल्म की फराहमी को क्या कहते हैं बढ़िया तरीके से बच्चे सीख सकते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन इसमें आपका सही है। ये नंबर 1 ऑप्शन इसमें सही है। मादरी ज़ुबान, इसे कहते हैं मातृभाषा। मादरी ज़ुबान में अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचर की बात को बच्चे सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं और उस भाषा को, मादरी ज़ुबान में अगर हम पढ़ाते हैं तो उस भाषा के माध्यम से बच्चे अपने ख्यालात करेंगे, सोचेंगे और पढ़ेंगे, तो उसमें उनको कोई दुश्वारी नहीं होगी।
अगर मादरी जुबान के अलावा, मातृभाषा के अलावा अगर हम उन पर कोई दूसरा जुबान, कोई दूसरा भाषा थोपते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, क्लास से वो भागेंगे। यही वजह होता है कि बच्चे क्लासरूम में बस्ता रखकर, अपने बैग को रखकर और क्लास से बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब कि उनके मन के मुताबिक और उनको सेंट्रलाइज करके हम नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक, तो एनसीएफ का मेन उद्देश्य जो है यही है। अब देखिए एनसीएफ का जो मेन क्या कहते हैं, उसका जो उद्देश्य है, बच्चों के सर्वांगीण विकास करना, ठीक, ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना, उन्हें स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना, स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना, ये एनसीएफ का क्या उद्देश्य है। नंबर 2 उद्देश्य इसका, बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। उसके आ जाएगा ऑप्शन में नवीन सोच, नई सोच, तर्क क्षमता, ठीक है, चिंता आदि विकसित करना है। एनसीएफ का उद्देश्य में यह आएगा, तर्क क्षमता विकसित हो, उसके अंदर चिंता पैदा हो, नई सोच उसके अंदर आए। ठीक, ये एनसीएफ का उद्देश्य है। 5 और इसके सिद्धांत हैं, एनसीएफ के 5 सिद्धांत। नंबर 1, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 2 है, रटन प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए, यानी रटने का जो परंपरा हमारे समाज में शुरू से आ रहा है, ये रटन प्रणाली को खत्म किया जाना चाहिए, ये उसके सिद्धांत ही है। नंबर 3 ऑप्शन है, शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो बल्कि बाल केंद्रित होकर हम बच्चों को पढ़ाएं। मान लीजिए कि टीचर जाते हैं, क्लासरूम में खड़े होते हैं और विषय संबंधित कोई अपना चैप्टर उठाया और पढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसके बारे में कोई उनको ध्यान नहीं, कोई फिक्र नहीं है। तो ये बोल रहे कक्ष में शिक्षा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित होकर हम उसको पढ़ाएं। बच्चे के सोच के मुताबिक, बच्चों के रुचि और रुझान के मुताबिक शिक्षा, एक शिक्षक अपनी शिक्षा दे। ठीक, नंबर 4 ऑप्शन है, कक्ष के गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। ठीक, लचकदार बनाया जाए। जब तक लचकदार नहीं होगा बच्चे भाग नहीं लेंगे, कुछ बच्चे भाग लेंगे, कुछ बच्चे क्लास छोड़कर निकल जाएंगे घर के लिए। लचकदार होगा, ठीक, तो सारे बच्चों की सहभागिता होगी, उसमें बच्चे पढ़ेंगे। यानी मिला जुलाकर एनसीएफ का अगर उद्देश्य देखा जाए तो बच्चों के रुचि रुझान देखते हुए क्लास में एक शिक्षक अपने शिक्षा को फराहम करे, बच्चों को दे। ठीक, मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट्स करेंगे। ठीक, 131 नंबर सवाल, आंखों से खून बरसना, यह मुहावरा है। आंखों से खून बरसना मुहावरा के माना है। नंबर 1 ऑप्शन, आंखों से आंसू निकलना। ठीक, नंबर 2 ऑप्शन, आंखें खुली होना। नंबर 3 ऑप्शन, गुस्सा में आंखें लाल होना। नंबर 4 ऑप्शन, आंखों में नींद आना। अब इसमें आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आंखों से खून बरसना, इसका मतलब मुहावरा इसका सही ये है नंबर 3, गुस्सा में आंखें लाल होना। ठीक, 132 नंबर सवाल, मौजू मरकूज रवैया, जहां आमोदिशी तजुर्बे फराहम होते हैं। ठीक, विषय केंद्रित, मरकज कहते हैं सेंटर को, मौजू बोलते हैं सब्जेक्ट को। ठीक, मौजू मरकूज रवैया जहां आमोदिशी तजुर्बे, अधिगम यानी एक्सपीरियंस के बुनियाद पर फराहम किए जाते हों। ठीक, तो बोल रहा है यहां पर कि विषय सेंटर जहां आमोदिशी तजुर्बे फराहम होते हैं, आमोदिशी बोलते हैं आप मैंने सीखने को, तजुर्बे बोलते हैं एक्सपीरियंस को, ठीक, उपलब्ध होते हों। तो नंबर 1 ऑप्शन, उस्ताद की अपने मौजू पर महारत। ठीक, मौजूई मवाद, तालीमी तकनीक। नंबर 4 ऑप्शन, तलबा और उनकी दिलचस्पियां। तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे सवालात। ठीक, विषय सेंटर। ठीक, विषय सेंटर को हम कैसे समझ सकते हैं, मैंने एक मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर
एक बुक है, उसको पूरे बुक को समझने के लिए एक मरकजी किरदार बयान किया जाता है, या किसी पोएम को, किसी नज़म को, किसी गज़ल को समझने के लिए उसको हम उसके मरकजी किरदार को देखते हैं, तो पूरे गज़ल का जो मेन उद्देश्य हमको समझ में आ जाता है। इसी तरह से ये पूछ रहा है, किसी विषय को अगर हमको समझना है, उसके केंद्र तक पहुंचना है, तो अगर एक किताब आपको मिल रही है तो अचानक तो पूरा एक बैक वक्त तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको समझने के लिए बोल रहा है कि आमोदिशी तजुर्बे, यानी पढ़ने के जो आपके अगर एक्सपीरियंस है, तो आप उसके जो तमहीद है उसको पढ़कर, ठीक, उसको पढ़ने के बाद आपको उसके जो मेन उद्देश्य है वो फराहम हो सकता है। यही चीज़ बताना चाह रहा है इसमें। तो इसमें उस्ताद के अपने मौजू पर महारत, यानी सब्जेक्ट पर महारत, पकड़, महारत बोलते हैं स्किल। नंबर 2 ऑप्शन मौजूई मवाद, ठीक, तो नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। मौजूई मवाद, मौजू बोलते हैं सब्जेक्ट हो गया आपका, मवाद हो गया कंटेंट हो गया आपका, ठीक, जो लाइनें लिखी रहती हैं, जो भी उसमें मजमून लिखा रहता है वो सब क्या है उसमें, ये मवाद हो गया, कंटेंट हो गया ये। तो मौजूई मवाद के माध्यम से हम किसी विषय के सेंटर को, उसके मरकज को, उसके केंद्र को, ठीक, अपने अधिगम के एक्सपीरियंस के बुनियाद पर हम जान सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या पूछने का, इसको यहाँ किताब को लिखने का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर लाने का उद्देश्य क्या है, ठीक। 133 नंबर सवाल, जांच का तरीका कार क्या है, ठीक, जांच का तरीका क्या हो सकता है। आप एक टीचर की हैसियत से हैं, ठीक, तो नंबर 1 ऑप्शन देखिए, सवाल के लिहाज से, प्रश्न के लिहाज से नंबरों की तकसीम डिवाइड। नंबर 2 ऑप्शन, तलबा की सलाहियतों का आम तासुर बोलते हैं प्रभाव, इफेक्ट। नंबर 3 ऑप्शन, नंबर हासिल करने वाली कुंजी। नंबर 4 ऑप्शन, जांच के उसूल बोलते हैं सिद्धांत, आपका प्रिंसिपल जो है, ठीक। तो जांच के तरीका कार क्या है, आप इसमें से बताइए, चूज कीजिए पहले ऑप्शन 4 में से कोई एक। देखो, सबसे पहले आप नंबरों की तकसीम, बंटवारा, ये तो सब बिल्कुल गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है ये, ठीक है। तलबा की सलाहियतों का आम तासुर, ये कुछ हद तक आप मान सकते हैं इसको सही, यानी आप किसी भी ऑप्शन को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें से 2 तो बिल्कुल पहले ही रॉन्ग लगेगा आपको, 2 में से आपको चूज करना होता है कौन सही है, ठीक। तो तलबा की सलाहियतों का आम तासुर प्रभाव, ठीक, इससे आप जांच नहीं कर सकते, ठीक, ये कुछ हद तक सही लग रहा है आपको। लेकिन आपका जो ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका सही है, जांच के उसूल है, जांच के जो तरीके हैं, जो सिद्धांत है, उसके जरिए से हम जांच कर सकते हैं किसी के तरीके कार को, किसी के काम करने के तरीके को, या पढ़ने को या लिखने का तरीका जो है उसके हम जांच सकते हैं। 134 नंबर सवाल, तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है, ठीक। मुतबादिल यानी कोई उसके ऑप्शन मैं बताया था इससे पहले भी, नहीं, मुतबादिल यानी बदलने वाला। तो तालिब इल्मों के लिए, तालिब इल्म बोलते हैं स्टूडेंट यानी छात्र कोई भी इसमें आएंगे, सब इसमें आएंगे। तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है, उपलब्ध कराता है, केस स्टडी का, ठीक, बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े दिखाने का, नहीं। नंबर 3 ऑप्शन, फील्ड ट्रिप और मुशाहिदे का। नंबर 4 ऑप्शन, असली अशिया और नमूनों का, नहीं, असली अशिया और नमूनों का। इसमें सबसे पहले आप समझें 134 नंबर सवाल, टिक लगाएं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले देखिए केस स्टडी को हम समझते हैं। केस स्टडी किसे कहते हैं? केस स्टडी से तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु स्थिति का भाली भांति बारीकी से जांच पड़ताल करना व जानना, इसका बुनियादी आधार विद्यार्थियों की जिज्ञासा प्रवृत्ति को माना जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान उसके जिज्ञासु प्रवृत्ति का परिणाम है और केस स्टडी किसी ज्ञान अनुभव को पाने का साधन है।
यानी यहाँ पर केस स्टडी मानिए देखा जाए तो सिंपल वर्ड में कह सकते हैं हम कि अगर बच्चा स्कूल में जा रहा है, ठीक, तो उसके पूरे जो एक्टिविटीज जो है वो टीचर के पास होता है कि बच्चा किस तरह से, बच्चों का प्रोसेस है, तरक्की हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक। तो उसमें हम एग्जाम के वक्त में अगर मान लीजिए कि बढ़िया से विकास हो रहा है, बच्चा बढ़िया से पढ़ रहा है, तो हम एग्जाम के वक्त में उसका मूल्यांकन बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक। इसको फिर ऐसे समझे हम, विद्यार्थी स्वतंत्र होकर स्वयं को सृजनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकेंगे। वे समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग तक पहुंचने में सक्रिय हो सकेंगे। वे अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रमाणों को संग्रह कर सकेंगे। घटनाक्रम में नवीन तथ्य को जान सकेंगे। यानी यहाँ बता रहा है कि बालक को बिल्कुल आज़ाद छोड़ना है और उनको नई नई चीज़ों को दिखाना है ताकि वो चीज़ जो उनके सामने अब तक नहीं आया है उनके माध्यम से कोई नए ज्ञान में उनका इजाफा हो, ठीक। तो केस स्टडी कहते हैं बच्चों का जो भी एक्टिविटीज़ है टीचर के सामने हो और तमाम पहलुओं से बच्चों के हमको पढ़ना है, स्टडी करना है, ठीक, कि बच्चा का कहाँ कमी है, तो उस कमी को फिर गाहे बगाहे वक्त ब वक्त, ठीक, लम्हे ब लम्हे हम उसको सुधार करें एक टीचर के हैसियत से। तो पूछ रहे हैं तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फराहम करता है। तो हम एक ऑप्शन, नंबर 2 ऑप्शन बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े दिखाने का, ठीक, फील्ड ट्रिप और मुशाहिदे का, ऑब्जर्वेशन यानी कहीं घुमाने का, कहीं टूर पर ले जाने का, इससे असली अशिया और नमूनों का। तो देखिए बच्चों को अगर हम असली अशिया दिखाएंगे, असली वस्तु दिखाएंगे और नमूना यानी मॉडल दिखाएंगे तो उससे बच्चा के सामने एक मुतबादिल, यानी मान लीजिए कि ताजमहल है तो ताजमहल का मुतबादिल क्या है, आप उसके सामने कोई मॉडल पेश करेंगे तभी तो उसका मुतबादिल हुआ। तो इस बुनियाद पर अगर हम ताजमहल को अगर हम कोई कार्टून बनाकर लाते हैं, कोई मॉडल बनाकर लाते हैं, दिखाते हैं, तो बच्चा क्लासरूम में बैठे बैठे उसके मुतबादिल के तौर पर ताजमहल के बारे में बढ़िया से जान सकता है, ठीक, लाल किले के बारे में बढ़िया से जान सकता है, काशी मथुरा के बारे में बढ़िया से जान सकता है, ठीक। तो इसे कहते हैं मुतबादिल तजुर्बा उपलब्ध कराना, यानी क्लासरूम में बच्चों के सामने कोई असली वस्तु और मॉडल को पेश करना। इसके मतलब ये ऑप्शन आपका 134 का 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 135 नंबर सवाल, मुताले के दौरान महारतों का यकजा होना यानी इकट्ठा करना, ठीक है। तो मुताला यानी स्टडी जो करते हैं, नहीं, मुताले के दौरान महारतों स्किल का इकट्ठा करना, यकजा करना किससे हो सकता है? ये 4 ऑप्शन है। नोट्स बनाना नंबर 1 ऑप्शन है, तलखीस करना यानी खुलासा करना, कंक्लूजन करना, नहीं, तफहीम यानी समझ, तफहीम के जरिए से महारत इकट्ठा हो सकते हैं, या खुलासे के जरिए से, या नोट्स बनाने के जरिए से, या नोट्स लेना, एक और ऑप्शन है इसमें नोट्स लेना, उसके जरिए से नहीं। तो अगर हम मान लीजिए कि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं, अगर हम बहुत अच्छा क्लास दिए और बच्चा से 2 दिन के बाद अगर हम पूछते हैं तो हमारे अच्छा क्लास का रिस्पांस वो नहीं दे पाता है, तो हम कैसे जान सकेंगे कि बच्चा घर वाले जो गार्जियन है वो कैसे जान सकेंगे आप बढ़िया पढ़ाए हैं? नहीं, जैसे प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनसे नोट्स बनवाया जाता है और उनके कॉपी एक फेयर कराया जाता है, नहीं, तो अगर हमारी कॉपी, हमारा फेयर अगर बढ़िया तरीके से बच्चा बनाया है तो इसका मतलब घर वाले देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, टीचर के अंदर कुछ क्वालिटी है और बच्चों को बढ़िया से पढ़ाया गया है। तो इसमें ऑप्शन ये 1 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नोट्स के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि बच्चा कितना बढ़िया से किसी स्किल को, किसी महारत को, किसी मुताले को नहीं अच्छा तरीके से वो लिखा है। जिन बच्चों को, जिन छात्र छात्राओं को मुताले के आदत होती है ना, वो बढ़िया से नोट्स बनाते हैं और नोट्स से ही उनकी महारत, उनकी स्किल, उनकी सलाहियत, उनकी टैलेंट क्या होता है, झलकता है, ठीक।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल एक नए वीडियो के साथ इंशाअल्लाह मैं ज़रूर मिलूँगा। और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।